वेलकम टू द यूपीएससी पॉलिटी हाइब्रिड समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। You are watching UPSC Civil 360. Today we are going to cover scheduled and tribal areas. एम लक्ष्मीकांत की किताब से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक का समरी नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर गहराई से चर्चा शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आज का हमारा डिस्कशन है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन पर। एम लक्ष्मीकांत में ये काफी डिटेल में है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं, कहाँ जिक्र है इसका। हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट N मतलब भाग 10 स्पेसिफिकली इन्हीं एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। इसमें मुख्य रूप से दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A। आर्टिकल 244 और 244A, ठीक है जी। और इन प्रोविजंस का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनका सेल्फ गवर्नेंस सुनिश्चित करना, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना और शायद सबसे ज़रूरी उनकी जो यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस है उनको प्रिजर्व करना, उनको बचाए रखना। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 भी है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करता है ना। तो फिर इन शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए एक अलग पार्ट 10 और फिर ये 5th और 6th शेड्यूल क्यों बनाए गए? मतलब पार्ट 9 के प्रोविजंस काफी नहीं थे क्या? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसका जवाब इन क्षेत्रों की जो जमीनी हकीकत है, जो यूनिक चैलेंजेस हैं, उनमें छिपा है। पार्ट 9 के जो सामान्य पंचायत प्रोविजंस हैं वो यहाँ पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। इसके कई कारण हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे पहला तो कई ट्राइबल एरियाज का डिफिकल्ट टेरेन, मतलब पहाड़ी दुर्गम इलाके, वहाँ रेगुलर ग्राम पंचायत बनाना चलाना वो प्रैक्टिकल नहीं होता। हाँ, ये तो है। दूसरा, इन कम्युनिटीज की बिल्कुल डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, उनको मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में फिट करना मुश्किल था और उन्हें बचाना भी जरूरी था। सही बात है। तीसरा, कई जगहों पर पहले से ही उनके अपने यूनिक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स चले आ रहे थे, मतलब पारंपरिक स्वशासन व्यवस्थाएं, उनको एकदम से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, ट्राइबल लैंड और रिसोर्सेज को आउटसाइडर्स द्वारा एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, मतलब बाहरी लोगों से उनकी जमीन और संसाधनों का शोषण रोकना। ये एक बड़ा कंसर्न था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मामला नहीं था, ये तो उनकी आइडेंटिटी, उनके राइट्स, उनके रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन का एक फंडामेंटल इशू था। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये महसूस किया कि भाई एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत है, एक अलग व्यवस्था चाहिए। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए फिर 5th शेड्यूल आया, 6th शेड्यूल आया और बाद में चलकर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, यानी जिसे हम पैसा एक्ट कहते हैं, वो फ्रेमवर्क बना। 5th शेड्यूल एरियाज, आर्टिकल 244(1). तो चलिए पहले आर्टिकल 244(1) और 5th शेड्यूल की बात करते हैं। ये किन एरियाज पर लागू होता है? आपने शुरू में कहा था कि ये शायद वही इलाके हैं जिन्हें ब्रिटिश इंडिया के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एक्सक्लूडेड एरियाज या पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज कहा जाता था। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही पॉइंट कर रही हैं। 5th शेड्यूल मुख्य रूप से उन एरियाज पर लागू होता है जहां सब्सटेंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन है, मतलब अच्छी खासी जनजातीय आबादी है और जहां स्पेशल गवर्नेंस मैकेनिज्म्स की जरूरत समझी गई। और हाँ, ये क्षेत्र काफी हद तक 1935 एक्ट के तहत क्लासिफाई किए गए एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया से मिलते जुलते हैं। पूरी तरह वही नहीं, पर काफी हद तक। अच्छा, पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं शेड्यूल्ड एरिया टर्म की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है? मतलब कैसे तय होता है कि ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया है? कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड एरिया की कोई फॉर्मल या एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं देता है और ना ही कोई बिल्कुल रिजिड क्राइटेरिया लिस्ट करता है कि बस यही हो तो माना जाएगा। लेकिन जनरली कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए। क्या है वो फैक्टर्स? इनमें शामिल हैं, एक तो प्रिपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी जनजातीय आबादी की प्रधानता हो। दूसरा, कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, मतलब इलाका सघन हो और एक ठीक ठाक आकार का हो। तीसरा, अंडर डेवलप्ड नेचर ऑफ द एरिया, मतलब वो क्षेत्र तुलनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ हो। और चौथा, मार्क्ड डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी वहां के लोगों के आर्थिक स्तर में बाकी लोगों से स्पष्ट अंतर दिखाई दे। ये कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो ये फैसला लेने की पावर किसके पास है? कौन डिक्लेयर करता है? ये पावर भारत के प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट? जी, और वो चाहें तो कंसर्न स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्टेशन के बाद किसी शेड्यूल्ड एरिया के एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज बदल सकते हैं या यहाँ तक के किसी एरिया का शेड्यूल्ड एरिया डेजिग्नेशन रिवोक यानी खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नर के साथ कंसल्टेशन जरूरी है? हाँ, कंसल्टेशन जरूरी है। गवर्नर की भूमिका यहाँ बहुत अहम है। तो गवर्नर की स्पेसिफिक पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? इन एरियाज में क्या खास भूमिका है उनकी? गवर्नर की भूमिका 5th शेड्यूल्ड एरियाज में बहुत ही क्रूशल है। देखिए, उन पर इन शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ पीस एंड गुड गवर्नमेंट बनाए रखने की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, उन्हें हर साल या जब भी प्रेसिडेंट चाहें इन एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है। एनुअल रिपोर्ट जाती है। ठीक है।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण पावर गवर्नर के पास ये है कि वो ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पर्टिकुलर एक्ट मतलब कोई कानून उस शेड्यूल्ड एरिया में लागू होगा या नहीं। अच्छा। और अगर लागू होगा तो किन मॉडिफिकेशंस या एक्सेप्शंस के साथ लागू होगा। ये बहुत बड़ी पावर है क्योंकि ये लोकल कंडीशंस और ट्राइबल इंटरेस्ट्स के हिसाब से लॉज को अडेप्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये तो वाकई काफी सिग्निफिकेंट पावर है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी टैक का भी जिक्र आता है। ये काउंसिल क्या करती है और इसका क्या रोल है? हाँ, TAC यानी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इसका मुख्य काम है स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर और एडवांसमेंट से जुड़े जितने भी मामले हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, सलाह देना। एडवाइजरी रोल है मतलब? जी, एडवाइजरी रोल है। जिन स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ टैक बनाना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। अच्छा, मैंडेटरी है। हाँ, और प्रेसिडेंट चाहें तो किसी ऐसे स्टेट में भी TAC बनाने का निर्देश दे सकते हैं जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो है पर शेड्यूल्ड एरियाज नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि वहाँ इसकी जरूरत है। इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है? कौन लोग होते हैं इसमें? टैक में मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं और इसका कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। इसके 3/4 मेंबर्स यानी 75% सदस्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हीं में से होने चाहिए। अच्छा, MLAs में से? हाँ, ST MLAs में से। और बाकी जो 1/4 मेंबर्स बचे उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स आमतौर पर वो लोग होते हैं जिन्हें ट्राइबल अफेयर्स का अच्छा नॉलेज या एक्सपीरियंस हो या जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करते रहे हों। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट करने के लिए कमीशन बनाने का भी प्रोविजन है क्या? हाँ, बिल्कुल है। आर्टिकल 339 में ये प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर पर रिपोर्ट देगा। ये कमीशन कब अपॉइंट होता है? प्रेसिडेंट ऐसा कमीशन कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 10 साल पूरे होने पर ऐसा एक कमीशन बनाना मैंडेटरी था। अच्छा, तो पहला कमीशन कब बना था? पहला कमीशन 1960 में बना था UN धेबार की अध्यक्षता में, और फिर दूसरा कमीशन 2002 में बना था दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है और फिर प्रेसिडेंट उसे सरकार द्वारा लिए गए एक्शन मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक है। करंटली भारत के किन स्टेट्स में 5th शेड्यूल एरियाज मौजूद हैं? कोई लिस्ट है? हाँ, प्रेजेंटली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार भारत के 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो आंध्रा से अलग हुआ, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इन 10 राज्यों में 5th शेड्यूल लागू है। पेसा एक्ट 1996। हमने 5th शेड्यूल की बात की और आपने शुरू में पेसा एक्ट का भी जिक्र किया था। ये पेसा एक्ट क्या है? मतलब 5th शेड्यूल तो था ही, फिर इस अलग एक्ट की क्या जरूरत पड़ गई और ये शेड्यूल्ड एरियाज के गवर्नेंस में कैसे फिट होता है? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, 5th शेड्यूल ने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तो दे दिया जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रास रूट्स लेवल पर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को और मजबूत करने के लिए पार्ट 9 जो पंचायत वाला है उसके प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरियाज तक एक्सटेंड करने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस के साथ ताकि वो ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में सही बैठे। पेसा एक्ट 1996 यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यही काम करता है। अच्छा, तो ये पार्ट 9 का एक्सटेंशन है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए विद मॉडिफिकेशंस। एग्जैक्टली। पेसा का जो कोर आइडिया है वो है सेल्फ रूल थ्रू ग्राम सभा। ये एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर्स को निर्देश देता है कि वो अपने पंचायती राज लॉज को पेसा के प्रोविजंस के अनुरूप मॉडिफाई करें। और इसमें सबसे खास बात क्या है? इसमें सबसे क्रूशियल है ग्राम सभा को बहुत ज्यादा शक्तियां देना, अभूतपूर्व शक्तियां। प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है, खासकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन जैसे मामले हों या माइनर वाटर बॉडीज का मैनेजमेंट हो या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ओनरशिप का सवाल हो। इन सब में ग्राम सभा का रोल सेंट्रल है। अच्छा। हाँ, और ये एक्ट पारंपरिक कस्टमरी लॉज, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी प्रोटेक्ट करता है। तो पेसा एक तरह से 5th शेड्यूल के प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क को और ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाता है, मतलब लोगों की भागीदारी बढ़ाता है और एम्पावरिंग बनाता है, खासकर विलेज लेवल पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके अपने रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल देता है और डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका को सेंट्रल बनाता है। ये टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप गवर्नेंस को प्रमोट करता है, जो ट्राइबल सेल्फ रूल की स्पिरिट के ज्यादा करीब है। हालांकि ये भी सच है कि पेसा के इंप्लीमेंटेशन में जमीनी स्तर पर चैलेंजेस रहे हैं, पर ये ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल लीगल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। 6th शेड्यूल एरियाज, आर्टिकल 242। पेसा को समझने के बाद अब आते हैं आर्टिकल 2442 और 6th शेड्यूल पर। ये किन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज पे लागू होता है, और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, ये 5th शेड्यूल से फंडामेंटली कैसे डिफरेंट है? लगता है इसमें ऑटोनॉमी का लेवल कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल की तुलना में काफी ज्यादा ऑटोनॉमी प्रदान करता है। ये विशेष रूप से भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज पर लागू होता है। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य? जी हाँ, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव इन राज्यों की जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको और ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस देना है, ताकि वे अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपनी कस्टम्स और अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स को इफेक्टिवली प्रिजर्व कर सकें। ये उन क्षेत्रों के लिए है जहां ट्राइबल कम्युनिटीज हिस्टोरिकली ज्यादा सेग्रीगेटेड रही हैं और उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस ज्यादा मजबूत रही हैं। ये वाकई दिलचस्प है
कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत के हिसाब से, मतलब उनकी हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को देखकर अलग अलग लेवल की ऑटोनॉमी डिज़ाइन की है। तो इस 6th शेड्यूल के की फीचर्स क्या हैं? ये ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती कैसे है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका सबसे डिफाइनिंग फीचर, सबसे मुख्य विशेषता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएशन। 6th शेड्यूल के तहत आने वाले जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, अब ये डिस्ट्रिक्ट्स टेक्निकली तो स्टेट के भीतर ही होते हैं, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पूरी तरह अंडर नहीं आते। इनका एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से इलेक्टेड बॉडीज द्वारा होता है, जिन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs कहा जाता है। अच्छा, इलेक्टेड बॉडीज होती हैं ये? हाँ, इलेक्टेड होती हैं, और कुछ मामलों में डिस्ट्रिक्ट के भीतर अगर अलग अलग स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके लिए ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स ARCs भी बनाई जा सकती हैं। तो इसमें गवर्नर की पावर्स कैसी हैं? क्या ये 5th शेड्यूल वाले गवर्नर की पावर से अलग हैं या ज़्यादा हैं? हाँ, 6th शेड्यूल में गवर्नर के पास काफी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, और ये 5th शेड्यूल की तुलना में ज्यादा एक्सटेंसिव है, खासकर इन काउंसिल्स के फॉर्मेशन और फंक्शनिंग के संबंध में। गवर्नर को ये पावर्स हैं कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं या उनका पुनर्गठन कर सकते हैं, उनके एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं या उनकी बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ कर सकते हैं गवर्नर। जी, और जैसा मैंने बताया, अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के भीतर अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो गवर्नर्स डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस रीजन्स में डिवाइड करके हर रीजन के लिए अलग रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। ये ऑटोनॉमस काउंसिल्स मतलब ADCs और ARCs काम कैसे करती हैं? क्या आप कुछ मौजूदा काउंसिल्स के एग्जांपल्स दे सकते हैं? समझने में आसानी होगी। हाँ, बिल्कुल। ये काउंसिल्स इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, हालांकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं गवर्नर द्वारा, और ये अपने अपने जुरिस्डिक्शन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस तीनों तरह के काम करती हैं। तीनों, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल? जी हाँ, तीनों। मौजूदा काउंसिल्स के कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें तो असम में है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ये BTC एक्ट 2003 के तहत बना था और फिर 6th शेड्यूल में शामिल किया गया। मेघालय में है खासी हिल्स ADC, जैंतिया हिल्स ADC और गैरो हिल्स ADC। त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल TTADC, और मिजोरम में है चकमा ADC, मारा ADC और लाई ADC। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब इनकी पावर्स और फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए लेजिस्लेटिव पावर से शुरू करते हैं। आपने कहा ये कानून बना सकती हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की तरह? हाँ, इन्हें कुछ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर होती है, लेकिन इन कानूनों पर गवर्नर की असेंट यानी उनकी मंजूरी जरूरी होती है। ये सब्जेक्ट्स ट्राइबल लाइफ और गवर्नेंस के लिए बहुत रेलेवेंट होते हैं। जैसे? कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? जैसे लैंड मैनेजमेंट, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट को छोड़कर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, खासकर अनक्लास स्टेट फॉरेस्ट्स, यूज ऑफ कनाल्स और वाटर कोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, रेगुलेशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे झूम खेती भी कहते हैं, विलेज और टाउन कमिटीज का एस्टैब्लिशमेंट और उनकी पावर्स मतलब लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का उत्तराधिकार, मैरिज एंड डिवोर्स लॉज और कस्टम्स, सोशल कस्टम्स, ये सब। काफी वाइड रेंज है ये तो। हाँ। हाँ, और गवर्नर की असेंट के बाद ये लॉज उस क्षेत्र में लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं, जैसे स्टेट का कानून होता है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताइए। डे टू डे गवर्नेंस के लिए इनके पास क्या अधिकार है? काउंसिल्स कई इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नेंस मैटर्स में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी निभाती हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट करना, उनका कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट करना, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, वो सड़कें जो स्टेट PWD के अंडर न हो, और इसी तरह के जो लोकल पब्लिक वर्क्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट करना। ये पावर्स उन्हें अपने एरिया में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने और लोकल नीड्स के हिसाब से डेवलपमेंट प्लानिंग करने में काफी मदद करती हैं। क्या इनके पास रेगुलेटरी पावर्स भी होती हैं, जैसे ट्रेड या मनी लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इनका। काउंसिल्स कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी गवर्नर का अप्रूवल चाहिए होता है। ये रेगुलेशंस मुख्यतः इन चीजों के लिए होते हैं। किस तरह की चीजें? जैसे मनी लेंडिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज बाय नॉन ट्राइबल्स विद इन द ऑटोनोमस एरियाज को कंट्रोल और रेगुलेट करना। मतलब कि जो गैर जनजातीय लोग हैं वो वहाँ कैसे व्यापार करेंगे, कैसे पैसा उधार देंगे, उस पर नियंत्रण रखना। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए। बिल्कुल। यहाँ ये समझना फैसिनेटिंग है कि इन रेगुलेटरी पावर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्राइबल कम्युनिटीज को आउटसाइडर्स द्वारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, खासकर जो प्रेडेटरी मनी लेंडिंग होती है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे सुरक्षा देना। और जुडिशियल पावर्स, क्या ये न्याय व्यवस्था में भी कोई भूमिका निभाते हैं? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। बिल्कुल निभाते हैं। काउंसिल्स अपने क्षेत्र में जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विलेज काउंसिल्स या विलेज कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं। ये कोर्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स का निपटारा करती हैं। अच्छा। हाँ, और ये निपटारा उनके कस्टमरी लॉज के अनुसार होता है, मतलब जो उनके पारंपरिक कानून चले आ रहे हैं, बशर्ते वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ न हो। इन विलेज कोर्ट्स के डिसीजंस के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल के समक्ष हो सकती है, जो एक तरह से कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम करती है। हाई कोर्ट का रोल? इन ऑटोनोमस रीजन्स के मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होगा ये गवर्नर द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, अक्सर कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो कुल मिला के 6th शेड्यूल की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमें इसे समझना हो कि ये इंडियन फेडरलिज्म में क्या यूनिक कंट्रीब्यूशन करता है, इसका सार क्या है? देखिए, अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें तो 6th शेड्यूल भारतीय संविधान के भीतर
एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। हाँ, मतलब ऐसा फेडरलिज्म जो सभी यूनिट्स को एक जैसा नहीं मानता, बल्कि जरूरत के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट देता है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अपनाता, बल्कि रीजनल डाइवर्सिटीज और जरूरतों को अकोमोडेट करता है। ये नॉर्थ ईस्ट के इन चुनित ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जेन्युइन सेल्फ रूल और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म है। ये उनके सदियों पुराने कस्टम्स, ट्रेडिशंस और जस्टिस सिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी देता है, संवैधानिक मान्यता देता है। ये डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करके लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करता है और उनकी लैंड व रिसोर्स राइट्स को सेफगार्ड करने में मदद करता है। ये असल में नेशनल इंटीग्रेशन और लोकल ऑटोनॉमी के बीच एक नाजुक मगर बहुत महत्वपूर्ण बैलेंस बनाने का प्रयास है। हमने देखा कि 5th और 6th शेड्यूल्स के तहत ये कितने डिस्टिंक्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिनका लक्ष्य यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटीज और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना है। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज के दौर में जब डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और नेशनल इंटीग्रेशन की फोर्सेज इतनी तेजी से काम कर रही हैं, ये इन संवैधानिक लक्ष्यों पर क्या प्रभाव डाल सकती हैं या डाल रही हैं? ये एक सोचने वाला बिंदु है। हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि क्या ये मौजूदा लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स जो आज हमारे पास हैं, वो भविष्य की जो कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस आने वाली हैं या आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, या इनमें समय के साथ एवोल्यूशन और अडेप्टेशन की जरूरत है? इस पे शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। आउटरो। तो ये था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक फॉर्मेट में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरास पर एक गहरी चर्चा। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूपीएससी सिविल 360 को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश यही है कि आप कहीं भी हों, कभी भी हों, सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।